हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज योर यशिका मैम। और आज हम कवर करेंगे बेटा लेक्चर नंबर 4 फॉर द सेम चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है रिगार्डिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे पिछले क्लास में, याद आ रहा है? यस और बेटा वैसे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे PYQ ऑल इंडिया लेवल पर आए हुए हैं, ठीक है। तो जब आपको मैम के कराए हुए क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको PYQ भी लगाना है, ठीक है, तभी आपके बढ़िया बढ़िया नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो हमने टेस्ट क्रॉस जाना था क्या होता है, हमने रेसिप्रोकल क्रॉस जाना था क्या होता है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, हमने दो लॉ पढ़े थे, कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी तक हमने दो लॉ ही क्यों पढ़े हैं? क्योंकि ये दोनों लॉ मेंडल जी ने कंक्लूजन के तौर पर दिया था आफ्टर परफॉर्मिंग दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो सेग्रीगेशन का तो कोई एक्सेप्शन था नहीं क्योंकि वो तो यूनिवर्सल लॉ है, बट एक्सेप्शन था हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस का, है ना। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन। तो आज की क्लास उसी एक्सेप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज एक्सेप्शन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल। आप जो भी हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे बेटा, वो एक्सेप्शन बने क्यों हैं? कुछ ना कुछ चीजें तो होगी जो बाकियों से अलग होगा। तो उस चीज को देखने के लिए पहले हम मेंडल जी किस प्रिंसिपल को मानते थे वो पढ़ लेते हैं ना, कि मेंडल जी की थ्योरीज किस प्रिंसिपल पर बेस थी, तो हमारे लिए एक्सेप्शन समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, मेंडल जी कुछ कुछ थ्योरी में बिलीव करते थे। सबसे पहली बात तो वे ये बोलते थे सिंगल जीन विल कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर। अगर एक जीन है बेटा तो वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मेंडल जी की थ्योरी थी, ये मेंडल जी का प्रिंसिपल था, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, वन जीन इज गोइंग टू कंट्रोल वन कैरेक्टर, ठीक है। और हर कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स के लिए हमारे पास अलग अलग अलील्स होती है। डोमिनेंट ट्रेट के लिए डोमिनेंट अलील, रेसेसिव ट्रेट के लिए रेसेसिव अलील, आपको पता है। तो मेंडल जी कहते थे एक जीन भैया एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को वो कंट्रोल नहीं कर सकती, अकॉर्डिंग टू दी मेंडल। दूसरा जो मेंडल जी की थ्योरी थी वो ये थी कि मेंडल जी क्वालिटी पे यकीन करते थे, क्वांटिटी पे नहीं, ठीक है। और आपको क्वालिटी और क्वांटिटी का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, प्लेटफॉर्म, तो आप समझ पा रहे होगे। तो क्वालिटी मैटर करनी चाहिए बेटा, क्वांटिटी नहीं, है ना। सो इनके लिए भी यही चीज थी, क्वालिटी वाज मोर इंपॉर्टेंट ओवर क्वांटिटी। तो क्वालिटी, तो इनका जो इनहेरिटेंस था, ऐसे लिखो, इनका जो इनहेरिटेंस था बेटा, इनहेरिटेंस was based on quality over quantity. Therefore such inheritance is known as qualitative inheritance. क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। तो मेंडल जी की थ्योरी कैसी थी बेटा? क्वालिटी पर बेस थी। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को हम क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं। अच्छा, मेंडेलियन प्रिंसिपल ने क्या, मेंडल जी ने क्या बताया था बेटा? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था। तो मेंडल जी के इनहेरिटेंस को हम सीधा सीधा मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो मेंडल जी की जो इनहेरिटेंस थी या मेंडेलियन इनहेरिटेंस थी, वो बेसिकली दो चीज पर बेस थी कि सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और दूसरा चीज ये था बेटा कि हमारा क्वालिटी वाज मोर इंपॉर्टेंट ओवर क्वांटिटी। अब ये क्या है? अगर मैं बात करूं F1 हाइब्रिड की, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आया था, तो F1 हाइब्रिड बेटा कैपिटल T स्मॉल t वाला था। सो इसमें डोमिनेंट एलील कितने हैं? अगर मैं इस पर्टिकुलर जायगोट या इस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग की बात करूं तो इसमें डोमिनेंट एलील
डोमिनेंट एलील एक ही है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील एक ही है ना। और अगर मैं F2 ऑफस्प्रिंग में एक ऑफस्प्रिंग आया था जो कैपिटल टी वाला था, इसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितना है, नंबर कह लो या क्वांटिटी कह लो या अमाउंट कह सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने थे, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने थे बेटा, 2। बट क्या कोई फर्क पड़ा था इनके फिनोटाइप पर, सोचो कोई फर्क हमने देखा था। एक डोमिनेंट एलील था तो भी इसका फिनोटाइप क्या आया था बेटा, टॉल आया था। भले ही 2 डोमिनेंट एलील हैं तो भी इसका फिनोटाइप क्या आया था, टॉल। तो फिनोटाइप पर कोई असर पड़ा, नहीं पड़ा ना। क्वांटिटी डोमिनेंट एलील का चाहे 2 हो चाहे 1 हो, फिनोटाइप पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये मेंडल जी की इनहेरिटेंस थी। और मेंडल जी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मैटर नहीं करती थी, सिर्फ डोमिनेंट एलील की क्वालिटी मैटर करती थी। अगर डोमिनेंट एलील है तो वो अपना फिनोटाइप दे देगी, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, ठीक है। दैट इज वाई हम ऐसी इनहेरिटेंस को क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब जो इनहेरिटेंस इन चीजों को फॉलो नहीं करता वो मेंडल जी के थ्योरी का एक्सेप्शन बन जाता है, वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एक्सेप्शन बन जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सारे एक्सेप्शंस जो इन 2 चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अब नाम से ही पता चल रहा है यहां डोमिनेंस पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं होता, ठीक है, आधा अधूरा डोमिनेंस देखने को मिलेगा। अब मेंडल जी ने कभी आधा अधूरा डोमिनेंस थोड़ी बताया है। उनके हिसाब से अगर कोई डोमिनेंट है तो पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए, कोई रेसेसिव है तो नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो हमेशा होमोजाइगस फॉर्म में हो, ये तुमने पढ़ा हुआ है। अगर ये नहीं फॉलो किए हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस तभी ये उसके एक्सेप्शन बन गए, तो और पढ़ते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझाने के लिए जो कैरेक्टर एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है वो है फ्लावर कलर। किसमें, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, जिसको हम डॉग फ्लावर कह सकते हैं या इसको साइंटिफिकली एंटीरिनम मेजस कहते हैं। अच्छा, इस प्रकार का फिनोमिना बेटा 4 o'clock प्लांट सुना होगा आपने, उसमें भी दिखता है। तो ये देखो यहां पर डॉग फ्लावर के मैंने 2 फ्लावर चिपका रखे हैं, ठीक है। जैसे बेटा गुड़हल है ना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, गुड़हल में भी कितने सारे वैरायटी है ना, कोई पिंक गुड़हल, कोई वाइट गुड़हल देखा हो, कोई उसके भी बड़े सारे वैरायटी आते हैं। तो ये भी फ्लावर है, इसके बड़े कलर आ सकते हैं, जैसे रोज के बड़े सारे कलर है तो उसके भी बड़े सारे कलर हैं। बट इसका हम एग्जाम्पल लेकर के इस फिनोमिना को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कौन सा फ्लावर है बेटा, दिस इज व्हाइट फ्लावर ऑफ एंटीरिनम मेजस, ठीक है, या आप कह सकते हो स्नैपड्रैगन, एंड दिस इज द रेड फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन। 2 प्रकार के फ्लावर हैं, ठीक है। तो हम फ्लावर कलर एज अ कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। आपको पता है हर कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स होते हैं, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रेसेसिव। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें डोमिनेंट फ्लावर कलर कौन सा होगा, तो डोमिनेंट फ्लावर कलर इज रेड फ्लावर। और रेसेसिव कौन सा होगा बेटा, रेसेसिव होगा हमारा व्हाइट फ्लावर। अब यू नो हर ट्रेड को लिखने के लिए हमें कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जेनेटिक्स में वो कोड क्या है, अल्फाबेटिकल लेटर्स। तो रेड को लिखेंगे हम किस लेटर से, आर है, और ये लेटर क्या दिखाता है, ये एलील दिखाता है, ठीक है। व्हाइट को हम डब्ल्यू से नहीं लिखेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हम इसी का छोटा भाई लिखेंगे स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताई हुई हैं। फिर से कहूंगी जो बच्चे नए आ रहे हैं वो पहले पुराना देख करके आए, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई ऑलवेज से एक फ्लो में लेक्चर्स देखना है, आगे पीछे ऊपर नीचे कूद काट के लेक्चर्स नहीं देखने हैं, ठीक है। अब आपको पता है एक ही ट्रेट है फ्लावर कलर, और एक ट्रेट को लेकर के जब स्टडी करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा होता है ना। तो अब हम परफॉर्म करने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं बेटा पॉज करिए, जाके उस लेक्चर को देखिए फिर आइएगा, ठीक है। तो देखो हम परफॉर्म करने वाले हैं बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने
कैरेक्टर तो ले लिया है फ्लावर कलर, ट्रेड क्या था अभी हमने देखा, रेड वॉज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। रेड का एलील होता है कैपिटल आर, व्हाइट का एलील होता है स्मॉल आर। लेकिन बेटा अब तुम प्लांट के लिए इसको लिखोगे, प्लांट क्या होते हैं, डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड कंडीशन के लिए हमें दो अक्षर साथ में लिखने पड़ते हैं, दो एलील्स ऑफ अ सेम जीन, ठीक है, और वो जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, दैट इज फ्लावर कलर। तो कैपिटल आर, ठीक है, यहां पे हम इसको लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो गैमीट बनाना पड़ेगा। गैमीट बनता है बाय विच प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस के दौरान बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन चलती है और ये पेयर्ड जो एलील हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो एक, अगर मैं आपको कैपिटल आर से बताऊं तो एक कैपिटल आर अलग और एक कैपिटल आर अलग, यहां से आप देख सकते हो दो गैमीट्स बन रहे हैं। बट क्योंकि दोनों का सेम टाइप है, हम बार बार दो बार क्यों लिखे, है ना, बिकॉज हमें टाइप से मतलब है, तुम दो बार लिख लो चाहे एक बार लिख लो रिजल्ट तो वही होगा। तो हमें देखना है टाइप्स। तो यहां पर जो गैमीट्स बने हैं बेटा ये दोनों सेम टाइप के ही बने हैं। तो कहने का मतलब ये है अगर कैपिटल आर है तो तुम्हें कितना टाइप्स ऑफ गैमीट्स मिल रहा है, वन टाइप, दैट इज कैपिटल आर। सेम यहां पर भी जो टाइप मिलेगा गैमीट का वो कौन सा होगा बेटा, स्मॉल आर। अब क्या होगा, ये दोनों गैमीट फर्टिलाइजेशन में जाएंगे, इट विल अंडरगो फर्टिलाइजेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ F1 हाइब्रिड कह सकते हो इसको, सारा नाम लिखवाया हुआ है, ठीक है। आप जाइगोट कह सकते हो F1, क्योंकि गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट ही तो बनता है, ठीक है। आप इसको F1 प्रोजनी कह सकते हो, ये भी बताया है। आप इसको F1 ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हो, प्रोजनी का मतलब ऑफस्प्रिंग होता है। अब जो जाइगोट बनेगा उसका जीनोटाइप कैसा है, उसका जीनोटाइप आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब बेटा अगर ये मेंडल जी वाला इनहेरिटेंस फॉलो करता तो मेंडल जी वाला डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट भी फॉलो करना चाहिए था। और अगर ये डोमिनेंस वाला लॉ फॉलो करता, सोचना, अगर ये डोमिनेंस वाला लॉ फॉलो करता बेटा तो फिनोटाइप इसका क्या आना चाहिए था आपके हिसाब से, अगर कैपिटल आर है तो रेड आना चाहिए था ना, बट रेड आया ही नहीं। जो फ्लावर कलर आया वो पिंक फ्लावर आया। अब ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हम कहते थे, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या कहते थे, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये कहते थे बेटा कि जो F1 आएगा वो अपने दोनों किसी मम्मी पापा में से किसी से तो मिलेगा, चाहे मम्मी से मिले चाहे पापा से मिले। कहने का मतलब है चाहे इस पेरेंट से मिले चाहे इस पेरेंट से मिले। ये जो बच्चा आया बेटा ना इस पेरेंट से मिल रहा है ना इस पेरेंट से मिल रहा है, तो क्या शक करोगे, नहीं शक थोड़ी करोगे, इसमें अलग प्रकार की जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। और वो जेनेटिक्स समझने के लिए जो साइंटिस्ट हैं जो भी इस पर काम कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, F1 में नहीं आया तो F2 करा करके देखते हैं, क्या पता चले कि F2 में कोई ना कोई पेरेंट एक्सप्रेस हो जाए। तो आपको पता है F2 क्या करते हैं, हम F1 की सेल्फिंग कराते हैं। F1 क्या आया है, कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस करा देते हैं, सेल्फिंग करा दिया, सेल्फ खुद से, ठीक है। अब बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर से कितना प्रकार का गैमीट बनेगा, मैं बार बार आपको क्रॉस में गैमीट बनाना नहीं सिखाऊंगी बेटा, क्योंकि गैमीट बनाना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। मैंने जो भी अभी तक क्लास ली है, जितने लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें गैमीट्स बनाना बार बार सिखाया है, अब आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर दो प्रकार के गैमीट देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी दो प्रकार का गैमीट देगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब सारे गैमीट्स को क्रॉस करा दो, ये वाला इससे फ्यूज हो जाएगा, कैपिटल आर बनेगा, ये वाला इससे फ्यूज करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, ये वाला इससे फ्यूज करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, ये वाला इससे फ्यूज करेगा, स्मॉल आर बनेगा। चार और कॉम्बिनेशन आ रहे हैं F2 जनरेशन में बच्चों के। अब जीनोटाइप लिख लिया तो क्या लिखोगे बेटा, फिनोटाइप। कैपिटल आर होता है तो कलर क्या आता है, रेड। कैपिटल आर स्मॉल आर होता है तो कलर क्या आता है, पिंक। कैपिटल आर स्मॉल आर होता है तो कलर क्या आता है, पिंक। स्मॉल आर होता है तो कलर क्या आता है, व्हाइट, ठीक है। तो हमने इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्यों कहा, क्योंकि अगर डोमिनेंस वाला लॉ चलता बेटा, ठीक है, तो F1 में
जो बच्चे आते हैं वो किसी ना किसी एक पेरेंट से मिलते। ये जो F1 आया, resembles neither of the parent, does not resemble any of the parent, does not resemble to any of the parent, और कोई इंटरमीडिएट ही कलर आ गया, जैसे रेड और पिंक को मिलाओगे, सॉरी रेड और व्हाइट को, तो बीच बीच का कलर बन गया ना पिंक कलर, एनी ऑफ द पेरेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रेड फ्लावर, सॉरी डॉग फ्लावर एंटीरिनम मेजर्स का आपने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया इसका रिजल्ट लिख करके दिखाओ, तो रिजल्ट कैसे लिखोगे? F2 फिनोटाइप्स कितने बन रहे हैं बेटा? 3 फिनोटाइप्स यू आर गेटिंग। कौन से 3 फिनोटाइप्स हैं? एक है आपका रेड, एक है पिंक, और एक किस प्रकार का आया है? व्हाइट। यही 3 फिनोटाइप है। ठीक है, जीनोटाइप्स कितने बन रहे हैं? 3। कौन से? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। F2 फिनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है बेटा? 1:2:1। कैसे? 1 रेड आने के चांसेस हैं, 2 पिंक आने के चांसेस हैं, और 1 व्हाइट आने का चांसेस है। जीनोटिपिक रेशियो भी कितना बन रहा है बेटा? 1:2:1। एक कौन सा जीनोटाइप आने का चांस बेटा? कैपिटल आर वाला। ये कितना आने का चांसेस है बेटा? कैपिटल आर स्मॉल आर वाला। ठीक है, और ये कितना आने का चांसेस है? स्मॉल आर वाला। तो आप देख सकते हो इस प्रकार के क्रॉस में बोथ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो टू सेम। यहां पे भी 1:2:1, वहां पे भी 1:2:1। अगर ये मेंडल जी के थ्योरी पर बेस्ड होता ना बेटा, तो मोनो हाइब्रिड का रिजल्ट आता। क्या आपको मोनो हाइब्रिड का रिजल्ट मिल रहा है? नहीं। कॉपी खोलो मोनो हाइब्रिड की, फिनोटाइप 2 ही आ रहा था, टॉल और डॉर्फ, यहां 3 आ रहे हैं। चलो जीनोटाइप के रिस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं, वहां पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 है, बट वहां पर फिनोटाइप 3:1 आ रहा था। ठीक है, यहां पर 1:2:1 आ रहा था, वहां पर जीनोटाइप 1:2:1 था। चलो तो ठीक है, बट आप देख सकते हो रिजल्ट्स में थोड़ा वेरिएशन है। ये वेरिएशन क्यों आया है? क्योंकि यहां पर प्रॉपरली डोमिनेंस वाला कंसेप्ट चला ही नहीं है, प्रॉपरली डोमिनेंस वाला कंसेप्ट नहीं चला है। क्लियर हो गया सबको? सो दिस इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म्ड फॉर flower color in Snapdragon to show you, to explain you the incomplete dominance। अब आप सोच रहे होगे, क्या सोच रहे होगे आप सोच रहे होगे कि मैम व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, है ना? यही सोच रहे होगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो लेट्स सी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ रीजन कि ऐसा हुआ क्यों। रीजन, अगर बेटा कैपिटल आर है, ठीक है, तो यहां पर कितने डोमिनेंट एलील हैं? 2 डोमिनेंट एलील। ठीक है, ये हर एलील का काम होता है अपने हिस्से का एक्सप्रेशन शो करना, और जब वो अपने हिस्से का एक्सप्रेशन शो करता है बेटा, एक पर्टिकुलर एंजाइम बनती है, और वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लावर में कलर देने के लिए। तो ये एक सिंगल आर क्या करता है? एक्सप्रेस करता है और अपने हिस्से का एंजाइम बना देता है 50% एंजाइम। फिर ये जो कैपिटल आर है ये भी एक्सप्रेस करेगा अपने हिस्से का, ठीक है, और ये भी बना लेगा 50% एंजाइम। मतलब टोटल कितने बन गए? 100% एंजाइम बना, और ये 100% एंजाइम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रेड कलर। तो रेड कलर अगर चाहिए तो पूरी की पूरी एंजाइम बननी चाहिए। ठीक है, एंजाइम आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझना। अब पूरी की पूरी 100% एंजाइम बनाने के लिए तुम्हें कितने अमाउंट ऑफ डोमिनेंट एलील चाहिए? 2। अगर एक भी डोमिनेंट एलील कम होगा, इसके परसेंटेज में कमी आ जाएगी, और परसेंटेज में कमी आ जाएगी तो आपको रेड नहीं दिखाई देगा। रेड इज द फुल ट्रेट, इसको हम बोल रहे हैं फुल ट्रेट, और ये फुल ट्रेट तभी शो होगा जब दोनों के दोनों डोमिनेंट एलील हैं। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है बेटा, तो यहां पर तो एक ही डोमिनेंट एलील है, ओनली 1 डोमिनेंट एलील, और एक डोमिनेंट एलील है तो ये सिर्फ अपने ही हिस्से का एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस करेगा तो सिर्फ अगर एक ही है तो 50% एंजाइम बनेंगे। आपको अगर रेड चाहिए तो 100% चाहिए था, यहां बन रहा है नहीं, इसलिए कलर तुम्हें बीच में इंटरमीडिएट टाइप का आ रहा है।
तो यहां पर जो ट्रेट दिख रहे हैं आपको, चाहे रेड हो चाहे पिंक हो, ये किस पर बेस्ड है बेटा? ये क्वांटिटी पर बेस्ड है, अमाउंट ऑफ डोमिनेंट एलील पर बेस्ड है, ठीक है? तो क्या ये क्वालिटी पर बेस्ड है? नहीं, मेंडल जी के इनहेरिटेंस क्वालिटी पर बेस्ड है। क्योंकि ये क्वांटिटी पर बेस्ड है, इसीलिए मेंडल जी के इनहेरिटेंस का बन गया एक्सेप्शन, ठीक है? तो हम लिखेंगे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्यों? सिंस फिनोटाइप एक्सप्रेशन, कि फिनोटाइप क्या आ रहा है? फिनोटाइप एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन amount of dominant allele, या आप कह सकते हो depends on quantity of dominant allele, and that is why this became the exception of मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब आपको क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे करोगे, ये देखो, ये आपके एक PYQ का क्वेश्चन है बेटा, जो मैंने उठाया है, ठीक है, आपको बताने के लिए कि इस पर बेस्ड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो कैसे, क्या क्वेश्चन है, क्या होगा जब एक रेड कलर होमोजाइगस 4 ओ क्लॉक प्लांट, 4 ओ क्लॉक अभी बताया ना बेटा, इसमें क्या शो होती है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके जो भी हमने पढ़ा उस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? इज क्रॉस्ड विथ हेट्रोजाइगस, अगर रेड है और होमोजाइगस है तो रेड होमोजाइगस मतलब कैपिटल आर, ठीक है? और हेट्रोजाइगस के साथ क्रॉस किया गया, हेट्रोजाइगस क्या होता है? कैपिटल आर स्मॉल आर, पता है ना हमें। जब इसको तुम क्रॉस करोगे तो यहां से एक गैमीट आएगा टाइप कैपिटल आर, यहां से 2 पॉसिबल गैमीट्स बनेंगे बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो हर क्रॉस में व्हाट यू हैव टू डू, in every cross you have to form the gamete first, so that is why I said gamete का बनना is the backbone of genetics, और वो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो you have to practice a lot, ठीक है? आपको वो लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है? अब क्या करोगे बेटा, पनेट स्क्वायर बना लो, पनेट स्क्वायर में गैमीट को लिख लो, किसी को किसी भी तरफ लिख लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल आर स्मॉल आर इधर लिख लो, और उस पेरेंट का गैमीट, एक सेकेंड, इस पेरेंट का गैमीट इधर लिख लो वर्टिकल रोज में, और उसका इधर साइड में लिख लो, ठीक है? तो देखो क्या आया, कैपिटल आर, और इसको इससे फ्यूज करा दो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देगा रेड कलर और ये देगा पिंक कलर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं बताना, आपको फिनोटाइप नहीं बताना है कि कौन सा आएगा रेड और पिंक, ये तो हम डॉग फ्लावर के रिस्पेक्ट में रेड और पिंक ले लिए हैं। आपको सिर्फ जीनोटाइप्स बताने हैं। तो कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं? 2 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं। लिख दोगे कौन से 2 जीनोटाइप्स, एक कैपिटल आर, एक कैपिटल आर स्मॉल आर। और कितने फिनोटाइप्स आएंगे? इसका फिनोटाइप अलग आएगा, इसका फिनोटाइप अलग आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 डोमिनेंट एलील है तो एक्सप्रेशन फुल ट्रेट होगा, यहाँ सिंगल डोमिनेंट एलील है तो इसका अलग आएगा, ठीक है? अगर ये डोमिनेंस पर बेस्ड होता तो दोनों का फिनोटाइप सेम होता, बट क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर बेस्ड है तो दोनों के केस में फिनोटाइप भी अलग आया। तो 2 फिनोटाइप पॉसिबल है, 2 जीनोटाइप पॉसिबल है, ठीक है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे दूसरे टाइप ऑफ एक्सेप्शन पर, जिसका नाम है प्लियोट्रॉपी, ठीक है? जिसका नाम क्या है? प्लियोट्रॉपी। सो व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? व्हाई वी आर स्टडीइंग इट अंडर एक्सेप्शन? क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको एक्सेप्शन के अंदर? इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी, दैट मीन्स यस। सो व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन? लेट्स रीड व्हाट प्लियोट्रॉपी इज। तो प्लियोट्रॉपी क्या है? प्लियोट्रॉपी को हम डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? सिंगल जीन कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर। स्टार्टिंग में ही बताया था बेटा, अगर मेंडल की थ्योरी है और मेंडल जी की इनहेरिटेंस है तो उसको एक चीज फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो ये करना चाहिए कि एक जीन को एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करना चाहिए। अगर एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करती तो वह मेंडल जी के एक्सेप्शंस कभी नहीं बनती, मेंडल जी की थ्योरी की एक्सेप्शन कभी नहीं बनती। अब तुम्हें सामने ही दिख रहा है कि व्हाई दिस एन एक्सेप्शन टू द मेंडेलियन थ्योरी, व्हाई दिस एन एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, दैट इज क्योंकि ये फिनोमिना जो आप पढ़ोगे, इस फिनोमिना में आप ये देखोगे कि जीन एक है
बट वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, एंड दैट इज वाई ये बन गई एक्सेप्शन। इसके लिए जो हम जीन का एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं बेटा, उस जीन को बी जीन कहते हैं या एसबीई जीन बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, ये जो जीन होती है ना बेटा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टार्च। ठीक है, सो दैट स्टार्च प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो अच्छा खासा सीड का साइज में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सीड के शेप में भी। तो इनडायरेक्टली मैंने आपको ये बताया कि अकेला जीन जो है इट कंट्रोल्स टू कैरेक्टर, इट कंट्रोल्स टू कैरेक्टर। अगर ये एक जीन है तो इसको एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करना चाहिए था, बट ये एक जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है बेटा। एक है सीड शेप और एक है सीड की साइज। क्योंकि ये जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ये बन गया है हमारा कौन सा जीन? प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपी। ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ दिस जीन इज गोइंग टू कंट्रोल दी सीड शेप वाला कैरेक्टर एंड हाउ दिस जीन इज गोइंग टू कंट्रोल दी सीड साइज वाला कैरेक्टर। क्योंकि एक ही जीन है, एक जीन का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हो, दैट मींस तुम्हें कौन सा क्रॉस पर बेस्ड ये पढ़ना पड़ेगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हर जगह आप देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का इस्तेमाल हो रहा है। तुमने एक बार पढ़ा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लेकिन तुमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी पढ़ लिया, उसको रिवीजन हो गया तुम्हारा। तुम फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे, फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो हर जगह तुम देख सकते हो बेटा बार बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस आएगा इस्तेमाल, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज आल्सो द बैकबोन ऑफ जेनेटिक्स, इज द बेसिस। बेटा अगर वो आया नहीं ना तो तुम्हें कोई क्रॉस नहीं समझ आने वाला। ठीक है, बट बड़ा इजी है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो आओ देखो, अभी हम पहला केस लेते हैं, पहला कैरेक्टर पढ़ेंगे, और पहला कैरेक्टर हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर जो बी जीन कंट्रोल कर रहा है, और वो कैरेक्टर है सीड का शेप। ठीक है, लेट्स सी हाउ दिस बी जीन इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द सीड शेप वाला कैरेक्टर। तो आपको पता है अभी हमने कौन सा कैरेक्टर लिया है बेटा? सीड शेप वाला। अब आपको पता है हर कैरेक्टर के दो ट्रेड्स होते हैं, डोमिनेंट और एक रेसेसिव। ठीक है, तो डोमिनेंट सीड शेप क्या होगा? राउंड, और रेसेसिव क्या होगा? रिंकल्ड। ये तो हमने पढ़ा था ना मटर वाले केस में। ओके, अब राउंड है तो आपको तो बेटा लिखना पड़ेगा, है ना? किससे लिखोगे? एलील से लिखोगे। अब तुम सोच रहे हो कि मैम यहाँ पर कैपिटल आर लिख देते हैं। तुम गलत नहीं सोच रहे हो, लिख सकते हो, बट हमें इस जीन के लिए पहले ही लेटर दे दिया गया है, पहले ही लेटर डिसाइड हो चुका है, और वो लेटर क्या है? बी जीन। ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि पेरेंट प्लांट है, डिप्लॉयड होता है, तो कैपिटल बी कैपिटल बी। और यहां कैसे लिखोगे? स्मॉल बी स्मॉल बी। वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द बेसिस। ठीक है, यहां जब गैमीट बनेगा तो सिर्फ कैपिटल बी टाइप वाला बनेगा, यहां पर जब गैमीट बनेगा तो सिर्फ स्मॉल बी टाइप वाला बनेगा। दोनों गैमीट क्या करेंगे बेटा? फर्टिलाइज करेंगे और बनाएंगे F1 जनरेशन, या आप कह सकते हो F1 हाइब्रिड, या आप कह सकते हो फर्स्ट जनरेशन वाला जाइगोट। तो इस जाइगोट का जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहां पर क्योंकि कैपिटल बी है, ठीक है, तो आपको पता है कैपिटल बी क्या देगा बेटा? कैपिटल बी देगा हमारा राउंड शेप, राउंड शेप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने यही तो पढ़ा था बेटा कि F1 किसी ना किसी पेरेंट को रिजेंबल करता है, यहां पर किसको रिजेंबल कर रहा है? इस पेरेंट को। ठीक है, अब F2 करा करके देखते हैं। F2 करा करके देख रहे हैं तो F2 कैसे कराते हैं? F1 की सेल्फिंग करा करके। F1 यहां पर क्या आया है? कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी से करा दो, का आपको F2 जनरेशन आ जाएगी। कैपिटल बी स्मॉल बी से दो प्रकार के गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल बी स्मॉल बी, दूसरे पेरेंट से भी यही गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी। क्रॉस करा दो, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। एकदम मोनोहाइब्रिड जैसा है ना? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है,
तो बेटा मैं आपको ऐसे बना के दिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं चाहती तो मैं सीधा रिजल्ट लिखती कि देखो मोनोहाइब्रिड पर बेस्ड है, ये रिजल्ट आता। बट क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप दोबारा जितनी बार करोगे उतनी बार सीख भी जाओगे, दैट इज वाई मैंने पूरा लिखा है, पूरा पूरा लिख रही हूँ, ठीक है। अगर कैपिटल बी आता है तो क्या आएगा, राउंड, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा तो भी राउंड, कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा तो भी राउंड, और स्मॉल बी आएगा तो सीड का शेप क्या होगा, रिंकल्ड। तो अगर आपसे पूछे रिजल्ट बताओ तो रिजल्ट क्या लिखोगे, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो रिजल्ट हम साइड में लिखते हैं। रिजल्ट क्या आया, F2 फिनोटिपिक, F2 फिनोटाइप्स, सीड शेप एज अ कैरेक्टर लोगे तो क्या आएगा बेटा, दो फिनोटाइप यू आर गेटिंग, वन राउंड एंड वन रिंकल्ड। हाउ मेनी जीनोटाइप्स यू आर गेटिंग F2 में, तो जीनोटाइप्स आपको 3 मिल रहे हैं, कौन कौन से, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे F2 फिनोटिपिक रेशियो, F2 फिनोटिपिक रेशियो, तो F2 फिनोटिपिक रेशियो कितना आया बेटा, 3:1। 3 कैसे आए, राउंड, 1 कैसे आया बेटा, रिंकल्ड। अगर आपसे पूछे F2 जीनोटिपिक रेशियो बताओ, F2 जीनोटिपिक रेशियो बताओ, F2 जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आएगा। एक कैपिटल बी वाला, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो आपको लग रहा होगा बेटा कि मैम इसने तो बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा रिजल्ट दे दिया, देगा ही ना बेटा, बिल्कुल देगा, क्योंकि यहां पर डोमिनेंस वाला चक्कर नहीं है, इस वाले कैरेक्टर में डोमिनेंस वाली लॉ फॉलो हो रही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज एप्लीकेबल। और अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है बेटा तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला ही रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए यहां पर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला रिजल्ट मिल रहा है। और वैसे भी बेटा प्लियोट्रॉपी फिनोमिना जो हम पढ़ रहे हैं वो डोमिनेंस बेसिस नहीं है, प्लियोट्रॉपी आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि जो कैपिटल बी जीन है वो दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। एक है सीड शेप को, तो इस तरीके से कंट्रोल करता है, वो मैंने आपको बताया। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है सीड की साइज, सेकेंड कैरेक्टर जो होता है दैट इज सीड की साइज। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ दैट सेम जीन जो अभी शेप को कंट्रोल कर रहा था वो साइज को कैसे कंट्रोल करता है, क्या इनहेरिटेंस है, लेट्स सी। तो अगेन मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही बनाया हुआ है। आपको पता है बेटा पेरेंट अगर सीड साइज है तो अगर सीड की साइज बड़ी है, लार्ज साइज सीड, तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। और अगर रेसेसिव है तो स्मॉल साइज छोटी बीज रेसेसिव ट्रेट, बड़ी बीज डोमिनेंट ट्रेट, लार्ज साइज्ड सीड। अब आपको पता है बेटा जो भी ट्रेट्स होते हैं चाहे डोमिनेंट और रेसेसिव, यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, और लेटर्स को हम जेनेटिक्स की भाषा में एलील्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी एलील्स लिखने पड़ेंगे, एलील्स तो आपको पता ही है कैपिटल बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे कैपिटल बी डिप्लॉयड कंडीशन को दिखाने के लिए, यहाँ पर स्मॉल बी, देखो सेम है। गेमीट यहाँ से क्या कैसा बनेगा, कैपिटल बी, यहाँ से जो एक टाइप बनेगा दैट इज स्मॉल बी। ये दोनों क्या करेंगे बेटा, फ्यूज करेंगे और बनेगा हमारा F1 हाइब्रिड, जिसको हम जाइगोट या F1 प्रोजनी या F1 ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं। जो जाइगोट बनेगा उसका जीनोटाइप आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। अब होना क्या चाहिए था बेटा, होना ये चाहिए था कि इसके पास एक कैपिटल बी डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील है तो इसका भी शेप लार्ज साइज आना चाहिए था। ये जो सीड आई है बेटा इसका भी साइज बड़ा आना चाहिए था, बट इसका साइज बड़ा नहीं आता ना, इसका साइज छोटा आता है, ये इन दोनों के बीच का आता है। दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट साइज। दैट मीन्स बेटा यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस चली नहीं चली है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट एप्लीकेबल, लॉ ऑफ डोमिनेंस नॉट एप्लीकेबल। तो ये वाला जो केस है ना, ये वाला जो केस है जो हम प्लियोट्रॉपी के अंदर भी पढ़ रहे हैं, तो ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल भी है, साथ ही साथ ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन भी है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एज वेल। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ आपको रिजल्ट मिल रहा था ना, वही रिजल्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपको जाइगोट मिल गया, हमने यहाँ पर क्या देखा ना, तो
इस वाले साइज का आया ना, तो इस वाले साइज का आया, अपना ही साइज आ गया, इंटरमीडिएट साइज। तो हम क्या लिखेंगे, F1 डू नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट, एनी ऑफ द पेरेंट। ये तो बड़े आश्चर्यजनक बात है। कोई बात नहीं, इस बात का हम पुख्ता सबूत लेंगे F2 क्रॉस करा करके। तो F2 क्रॉस कराएंगे F1 की सेल्फिंग करा करके। F1 की सेल्फिंग क्या होती है, कैपिटल बी स्मॉल बी का कैपिटल बी स्मॉल बी से क्रॉस। इस पेरेंट से क्या गैमीट बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। दूसरे पेरेंट से भी वही गैमीट बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। फटाफट करा दो क्रॉस, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। अब देखते हैं फिनोटाइप। जब देखा गया डबल डोज है डोमिनेंट जीन का, 2 एलील्स मौजूद हैं डोमिनेंट, तब बड़ा शेप आया लार्ज। अगर एक ही डोमिनेंट एलील है तो छोटा सीड आया, ठीक है, और एक भी नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख लो छोटा। अगर मैं इसको इतना छोटा दिखा रही हूं तो जो कैपिटल बी स्मॉल बी वो इंटरमीडिएट आता है ना, तो इंटरमीडिएट थोड़ा इस टाइप का बना लेना, ठीक है। तो क्या यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस चली? नहीं। ये वाला इनहेरिटेंस किस पर बेस्ड है, क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट जीन। एक सेकेंड, पहले रिजल्ट लिख लो। F2 फिनोटाइप्स कितने आ रहे हैं बेटा, F2 फिनोटाइप्स 3। कौन से 3? एक लार्ज साइज, एक इंटरमीडिएट साइज, इंटरमीडिएट साइज, और एक कौन सा आ रहा है बेटा, स्मॉल साइज। ये 3 फिनोटाइप आ रहे हैं। अगर आपसे पूछे F2 जीनोटाइप, तो F2 जीनोटाइप कितना आ रहा है बेटा, 3। कौन सा, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। अगर आपसे पूछे कोई F2 फिनोटिपिक रेशियो, PRS फिनोटिपिक रेशियो, तो कितना आ रहा है, 1:2, 2:1, 1 लार्ज से साइज, 2 इंटरमीडिएट वाले और एक सबसे छोटा। दिस इज लार्ज साइज सीड, दिस इज इंटरमीडिएट, एंड दिस इज सबसे लास्ट वाला स्मॉल। यही 3 फिनोटाइप हैं, दैट इज वाई 1:2:1। और F2 जीनोटिपिक रेशियो, GR क्या लिखा है, जीनोटिपिक रेशियो। आपको कॉपी में पूरा लिखना है बेटा, मेरे पास स्पेस नहीं है, आपके पास है कॉपी में। जीनोटिपिक रेशियो भी कितना आ रहा है, 1:2:1। कैसे, एक वाला कौन है, कैपिटल बी, 2 पॉसिबिलिटी किसकी आने की, कैपिटल बी स्मॉल बी, और एक पॉसिबिलिटी किसकी आने की, स्मॉल बी। ठीक है, तो ऐसा ही तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा था। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्यों है, क्योंकि यहां पर भी लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इनहेरिटेंस क्वालिटी पर बेस नहीं था। किस पर बेस था, अमाउंट ऑफ डोमिनेंट एलील। अगर ज्यादा डोमिनेंट एलील है, ज्यादा बड़ी सीड की साइज आ रही है। कम डोमिनेंट एलील है तो इंटरमीडिएट आ रही है। एकदम ही नहीं है तो छुटकू सी साइज की सीड आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, this is a type of quantitative inheritance। क्यों हम बोल रहे हैं इसको quantitative inheritance, since सीड की जो साइज है, ये वाला जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप क्या है, सीड की साइज, ये किस पे डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ, या आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ डोमिनेंट एलील। तो देखो हमने यहां पर प्लियोट्रॉपी भी समझ ली। प्लियोट्रॉपी क्या समझी, कि ये वाला जो जीन है कैपिटल बी जीन, ये किस तरीके से साइज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और किस तरीके से ये शेप को भी कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ हमने ये देख लिया कि जो साइज वाला केस था उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखाई दे रही है, उसमें क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी दिखाई दे रही है। डबल फायदा हो गया हमारा, है ना। ठीक है, अब क्यों ना हम एनसीईआरटी को रीडिंग लगा ले, बिकॉज एनसीईआरटी बेटा पैराग्राफ के फॉर्म में लिख देती है ना, आपको क्रॉस समझाने की उन्होंने जरूरत की है। ठीक है, और एनसीईआरटी बेटा ऐसे ही है,
एनसीईआरटी आपको बस लिख करके छोड़ देगी, समझना आपका काम है, बट आपको समझ आएगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे। एंड दैट इज वाई बेटा एनसीईआरटी बहुत कॉम्प्लेक्स बुक है, इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई होती हैं, इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, डिफिकल्ट लगता है, और उसको इसीलिए आपको इजी और सरल बनाने के लिए यू नीड टीचर्स। कुछ चैप्टर्स के तो एनसीईआरटी ही सफिशिएंट, एनसीईआरटी के लिए लगा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट पर्टिकुलरली इस चैप्टर के लिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए वो बहुत सारी चीजें एक साथ लिख देते हैं प्रॉपर। जैसे इसका इन्होंने सिर्फ लिख दिया है, देयर इज नो प्रॉपर क्रॉस, ना आपको बताया गया है, ठीक है। लेकिन देखना आप जब ये पढ़ोगे तो वो सारी बातें जो हमने पढ़ी है ना, सारी लिखी हुई इस छोटे से पैराग्राफ में सब कुछ है। तो अब देखो, अ सिंगल जीन प्रोडक्ट, मैं रीड करती हूँ प्लियोट्रॉपी का पैराग्राफ। अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, ठीक है, ये प्लियोट्रॉपी बता रहे हैं, दिस इज प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में यही तो होता है कि एक सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को या एक से ज्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल कर सकता है, और इसी का एग्जांपल हमने पढ़ा बी जीन का। बी एक प्लियोट्रॉपी वाला एग्जांपल है, बी एक प्लियोट्रॉपिक जीन है क्योंकि इसने दो फिनोटाइप को कंट्रोल किए। कौन से दो फिनोटाइप? एक शेप और एक साइज। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टार सिंथेसिस, मटर के जो मटर का पेड़ है बेटा, ठीक है, मटर की जो सीड्स हैं, जो मटर की सीड्स बनती हैं, उसके अंदर स्टार्च की सिंथेसिस को कंट्रोल करने के लिए एक जीन है, उस जीन का नाम होता है बेटा बी जीन, ठीक है। इट हैज 2 एलील्स, और उस बी जीन का 2 एलील है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी। अगर कैपिटल बी है तो स्टार्च की सिंथेसिस अच्छी हो रही है, ठीक है, वो होमोजाइगस कंडीशन है। और क्योंकि स्टार्च की सिंथेसिस अच्छी हो रही है, देयरफॉर लार्ज स्टार्च गेन्स आर प्रोड्यूस, मतलब जो स्टार्च के ग्रेन्स बन रहे हैं वो बड़ी साइज के बन रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, जो स्मॉल बी होमोजाइगोट्स है बेटा, दे हैव लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस। व्हाई? क्योंकि उनके पास डोमिनेंट वाला एलील मौजूद नहीं है, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड्स, capital B seeds are round and the small b seeds are wrinkled। देखो दोनों बातें यहीं कह दी, साइज को लेकर के भी बता दिया, शेप को भी लेकर के बता दिया। heterozygotes produce round seeds and the so capital B seems to be dominant allele, but the starch gains produced are of intermediate size। किसमें? कैपिटल B स्मॉल b में। देखो अगर मैं आपको इसकी समरी दूं, समरी में ये कह रहे हैं कि जो वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि स्टार्च की सिंथेसिस कौन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय बी जीन, कंट्रोल्ड बाय जीन, ऐसे कर लो। दिस जीन हैज हाउ मेनी एलील्स? 2 एलील्स। एवरी जीन हैज 2 एलील्स, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रेसेसिव, जो अभी हमने देख लिया है ना। अगर मैं शेप वाला एग्जाम्पल लूं तो ये कह रहे हैं अगर कैपिटल बी साथ में है तब शेप क्या आएगी? बड़ी आएगी। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी साथ में है तो शेप इंटरमीडिएट आ रही है, और स्मॉल बी साथ में है तो शेप बिल्कुल छोटी आ रही है। कैपिटल बी को इन्होंने होमोजाइगोट्स कहा हुआ है, और हम भी इसको होमोजाइगस ही कहते हैं बेटा, ये होमोजाइगोट्स है। इसको इन्होंने हेटेरोजाइगोट्स कहा हुआ है क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और ये रेसेसिव है, और रेसेसिव तो बेटा तभी एक्सप्रेस कर पाते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। ये तो इन्होंने शेप की बात की है, ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट शेप बच्चा, दिस इज नॉट शेप, दिस इज साइज, जस्ट अ करेक्शन, स्मॉल करेक्शन, ये साइज है। तो किस तरीके से देखो, कैपिटल जो जीन है, ये जो जीन है जो स्टार्च को सिंथेसाइज कर रहा है, इस जीन ने अभी साइज को कैसे कंट्रोल किया वो हमने देख लिया। एनसीईआरटी ने शेप भी बताया है, ठीक है, शेप को कैसे, अगर कैपिटल बी है तो शेप क्या आ रही है बेटा? राउंड, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल बी है तो भी शेप क्या आ रही है? राउंड, और स्मॉल बी है तो शेप क्या आ रही है? रिंकल्ड। यहां पर राउंड वाला जो फिनोटाइप है वो आपको होमोजाइगस कंडीशन में भी दिखाई दे रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है, हमने पढ़ा भी है।
इसीलिए हमें यहाँ वाला रेशियो जो मिल रहा था वो मोनोहाइब्रिड जैसा ही मिल रहा था, बट क्योंकि साइज वाले में लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं चल रही थी, इसीलिए हमें मोनोहाइब्रिड का असली वाला क्रॉस का रिजल्ट नहीं मिला, हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रिजल्ट मिल रहा है। तो हमने दोनों चीजें पढ़ ली और हमने एनसीईआरटी भी पढ़ लिया। सो इफ स्टार्च ग्रेन इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, अगर हम स्टार्च के ग्रेन को कंसिडर करें एज अ फिनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो अब कह रही है, अब बताया उन्होंने कि अगर हम इसकी बात करें, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया बेटा प्रॉपर क्रॉस का एग्जाम्पल लेकर के, और एनसीईआरटी भी समझा दिया। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा प्लियोट्रॉपी के। अदर एग्जाम्पल्स में एक आप पढ़ोगे बीमारी, जेनेटिक डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोनूरिया। आई गेस 11th क्लास में शायद पढ़ा भी होगा, तो मैं अभी ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगी बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में हमें आगे पढ़ना है। तो फिनाइल कीटोनूरिया जो होता है ना बेटा, ये भी प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। कैसे है वो आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। दूसरा एक अनेमिया होता है बेटा, जब हमारी आरबीसी सिकल शेप की हो जाती है, उसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ये भी प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। कैसे आगे पढ़ोगे, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया भी एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट है हमारा एक एग्जाम्पल ड्रोसोफिला के केस को लेकर के। सो म्यूटेशन, मैं पहले लिख लेती हूँ बेटा, म्यूटेशन इन व्हाइट आई ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला देखिए कभी, ड्रोसोफिला लीड्स टू डीपिगमेंटेशन ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स। अब ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो। आपको पता है बेटा जो आई कलर होती है ना, आई कलर एक कैरेक्टर है ना, और आपको पता है एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। सो आई कलर जो कैरेक्टर है, दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अ जीन। जैसे हमारी आंखों का कलर किसी का ब्लू होता है बेटा, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। ब्लैक ब्राउन ज्यादा डोमिनेंटली दिखाई देते हैं, ग्रीन ग्रेइश, ठीक है, ब्लू, दे आर रेयर बट स्टिल यू सी देम, है ना, दिखता है कुछ कुछ लोगों के इंडिविजुअल में। तो उनके पास उस प्रकार का जीन है ना। तो हर जीन को कंट्रोल, मतलब हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन है। सिमिलरली जैसे हमारे पास डिफरेंट आई कलर्स पॉसिबल हो सकते हैं, ड्रोसोफिला बेटा एक फ्रूट फ्लाई होती है, छोटी सी मक्खी होती है, फ्रूट के ऊपर भिनभिनाते हुए आपको दिखाई दे जाती होगी, पर्टिकुलरली बनानास के ऊपर दिख जाती है, बहुत छोटी सी टाइनी सी फ्लाई होती है। तो ये जो फ्लाई होती है ना बेटा, इसके भी आंखों का कलर होता है, रेड हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम कौन सा एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, व्हाइट आई कलर, क्योंकि यही हमने पढ़ना है। तो ये जो जीन है ये किस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, अभी ये जीन किस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है बेटा, व्हाइट आई कलर, किसमें, ड्रोसोफिला में। इस जीन में क्या हुआ, म्यूटेशन क्या होता है बेटा, म्यूटेशन जेनेटिक मटेरियल में चेंज को बोलते हैं। जैसे कोरोना वायरस आपने सुना था ना, इतने सारे स्ट्रेन्स उसके कैसे बने, क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, और आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट कर सकता है। आरएनए की प्रॉब्लम है, इट कैन म्यूटेट एट वेरी फास्ट। अब प्रॉब्लम समझो, खासियत समझो, वो तो भगवान जाने, साइंटिस्ट जाने, बट जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, डीएनए और आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, सो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन म्यूटेट। डीएनए म्यूटेट बहुत कम, ठीक है, तभी हम सुरक्षित है, बट आरएनए म्यूटेट बहुत जल्दी कर सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल की खास बात है। तो जब चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में, उस फिनोमिना को म्यूटेशन बोलते हैं, आपने न्यूज में बहुत सुना होगा, ठीक है। तो म्यूटेशन हुई जीन में, क्योंकि जीन हमारा डीएन केमिकली क्या है, डीएनए है। तो अभी हमने बोला डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस म्यूटेशन में जीन हुई, मतलब चेंज आया। तो अगर इसमें चेंज आया तो सिर्फ एक ही फिनोटाइप में प्रॉब्लम आनी चाहिए थी, ठीक है। अगर इसमें गड़बड़ी आई है तो इसके कैरेक्टर में प्रॉब्लम आनी चाहिए थी। ये तो समझ में आता है, क्योंकि इस जीन में प्रॉब्लम आई तो इसके कैरेक्टर में भी प्रॉब्लम आएगी। ये अब कैरेक्टर शायद शो ना कर सके, ठीक है, बिकॉज म्यूटेशन हो गया, इसमें गड़बड़ी हो गई है। बट इसके साथ साथ देखा गया कि जो ड्रोसोफिला के दूसरे बॉडी पार्ट्स थे उनके कलर हट गए, ठीक है।
इस जीन में गड़बड़ी आने की वजह से एक प्रॉब्लम इस कैरेक्टर में देखने को पड़ी और दूसरा ड्रोसोफिला के जो बॉडी कलर थे वो डीपिगमेंट होने लगे, मतलब उनके बॉडी कलर हटने लगा, उनके बॉडी से डीपिगमेंटेशन होने लगा। दैट मीन्स ये अकेला जीन बेटा दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। एक कैरेक्टर था आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला और दूसरा कैरेक्टर था ड्रोसोफिला का बॉडी कलर। क्योंकि ये एक जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, दैट इज व्हाट इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन। इसी वजह से अगर उनके आंख वाले जीन में प्रॉब्लम हुआ तो आंख के कलर तो डिस्टर्ब होगा ही, साथ ही साथ इनके बॉडी का कलर भी डिस्टर्ब होने लगेगा, बिकॉज ये दो जीन को इन्फ्लुएंस कर सकता, सॉरी दो कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लियोट्रोपिक का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा एनसीईआरटी के कुछ स्क्रीनशॉट्स, बिकॉज ये स्क्रीनशॉट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आओ रीड करते हैं द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कि आखिरकार डोमिनेंस का कंसेप्ट है क्या। ठीक है, ओके सब अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठ जाए, बिकॉज आपको अभी क्या बताया गया है कि मैम आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराने वाली हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कि आखिरकार डोमिनेंस है क्या, व्हाई वी नीड टू सी कि डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेकर के आपको डोमिनेंस के एक्सेप्शंस को भी एक्सप्लेन करना चाहती है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, व्हाई द सम एलील्स आर डोमिनेंट एंड सम आर रेसेसिव। To tackle these questions, we must understand what a gene does. ठीक है, रेसेसिव और डोमिनेंट को समझने के लिए, क्यों एक एलील डोमिनेंट है, क्यों एक एलील रेसेसिव है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए तुम्हें एक जीन का रोल समझना पड़ेगा। ऐसा एनसीईआरटी कहती है हमारी, हर जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा कि हर जीन के पास, अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि हर जीन के पास कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन होती है, एक एक्सप्रेशन, एक ट्रेट को एक्सप्रेस करने की। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला है कि आपको शायद दिख रहा होगा कि आई हैव दैट वन ब्यूटीफुल जीन इन माई सेल्फ, दैट इज द डिम्पल वाला जीन। ठीक है, दैट जीन इज पर्टिकुलर फॉर दिस काइंड ऑफ आपको पता है ना, दिस काइंड ऑफ मस्कुलर डिफेक्ट कह सकते हो। तो उसी प्रकार से हमारे पास आईज कलर के लिए भी जीन्स हैं, हाइट के लिए भी वी हैव जीन, स्किन कलर के लिए वी हैव जीन। सो हर जीन के पास एक इंफॉर्मेशन है जिसको उसको एक्सप्रेस करना है, ये जीन का काम है। अगर एक कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, टू एंड स्ट्रक्चर, तो हमने पढ़ा हुआ है ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल क्यों डिप्लॉयड है, क्योंकि उसके पास सेम क्रोमोसोम के दो सेट्स हैं। ठीक है, हमारे सेल में भी बेटा जो हम बोलते हैं ना क्रोमोसोम्स, हम क्यों डिप्लॉयड हैं, क्योंकि हमारा हर क्रोमोसोम सेट में मौजूद, चाहे क्रोमोसोम 1 हो चाहे 2 हो। तो ऐसे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, हर जीन की 2 कॉपी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लांट की बात करूं, प्लांट भी क्या है बेटा, डिप्लॉयड है। समझने की कोशिश करना, प्लांट भी क्या है, डिप्लॉयड है। प्लांट में एक कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर फॉर एग्जांपल स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट के लिए क्या होगा बेटा, जीन होगा इसके लिए, बिकॉज हर कैरेक्टर के लिए एक जीन है। अब स्टेम हाइट वाला जीन यहां पे भी है, स्टेम हाइट वाला जीन यहां पे भी है। जीन जहां पर प्रेजेंट होता है, जीन जहां पर लोकेटेड होता है, उस हिस्से को क्या कहते हैं, लोकस। तो ये पोजीशंस क्या दिखा रही हैं, ये पोजीशंस आपकी लोकस दिखा रही हैं। क्लियर हो गया। फिर एक और चीज जो आपको समझने वाली है, यहां पर स्टेम हाइट विल बी कंट्रोल्ड बाय अ जीन। ये जो कैरेक्टर है इसको कौन कंट्रोल करेगा बेटा, एक जीन कंट्रोल करेगा। अब आप खुद देखो एक जीन के कितने लोकस पॉसिबल हैं फॉर अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर मैं लिखती हूं फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, आप देख सकते हो बेटा, फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2 locus for each gene, 2 locus for each gene। हर जीन के 2 लोकस पॉसिबल है डिप्लॉयड में, सिर्फ डिप्लॉयड में 2 लोकस है। ठीक है, अब जैसे स्टेम हाइट में हमने जीन की लोकस तो देख ली, बट आपको पता है स्टेम हाइट के 2 एलील्स होते हैं, कौन से, एक होगा डोमिनेंट एलील, एक होगा डोमिनेंट एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, और एक होता है रेसेसिव एलील।
ठीक है, डोमिनेंट एलील को कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं, रेसेसिव को स्मॉल टी से प्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर कैपिटल टी हो सकता है, ठीक है, यहां पर कैपिटल टी हो सकता है। और क्या पोजीशंस बन सकती हैं, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, कैपिटल टी का और स्मॉल टी का। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, स्मॉल टी का। ठीक है, ये प्योर कंडीशन, ये भी प्योर कंडीशन, ये इम्प्योर कंडीशन। तो हमने फिर से रिवाइज कर लिया बेटा कि हर एक जीन के 2 लोकस पॉसिबल हैं इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, और हर एक जीन के 2 कॉपीज हम पढ़ते हैं और जिनको हम अलील बोलते हैं। देखो एनसीईआरटी भी लिखती है कि उनको हम पेयर ऑफ अलील्स बोलते हैं। नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। ये दोनों अलील सेम हो, ये जरूरी नहीं। जैसे यहां पर तो चलो सेम है, यहां पर भी चलो सेम है, ये दोनों प्योर कंडीशन है। बट क्या जरूरी है अगर यहां पर भी कैपिटल टी है तो यहां पर भी कैपिटल टी होगा? क्या जरूरी है यहां पर स्मॉल टी तो यहां पर भी स्मॉल टी होगा? ऐसा तो नहीं है। देखो इस कंडीशन में ऐसा तो नहीं है, देख सकते हो, नहीं। तो नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, वो इम्प्योर हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ एज इन हेट्रोजाइगोट कंडीशन। One of them may be different due to some changes that it has undergone, about which you will read further on. देखो कहा जा रहा है कि जो एलील्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट होने की वजह म्यूटेशन भी होती है, जिसके बारे में एनसीईआरटी कहती है आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि इसी चैप्टर में आपको म्यूटेशन भी पढ़ना है। बट एक बेसिक लैंग्वेज, एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताया था बेटा, इतना तो आप न्यूज में भी सुन चुके हो जब से कोविड का सिलसिला शुरू हुआ है कि म्यूटेशन क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल में चेंज आने को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब चेंज है डीएनए में, आरएनए में, ठीक है, और उस चेंज की वजह से हो सकता है कि तुम्हारे 2 एलील्स वुड बी डिफरेंट, दे वोंट बी आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। Let us take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. जैसे हम कह रहे हैं every gene, हम क्या कह रहे हैं बेटा, every gene has information to express, क्या एक्सप्रेस करना है बेटा, टू एक्सप्रेस अ ट्रेट या कैरेक्टर। ठीक है, आपको पता है हर कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स होते हैं एंड ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्रोल कौन करता है, एलील्स, वी नो दैट। अब एनसीईआरटी कहती है हमारी कि मान लो एक जीन है, मान लो एक जीन है, ठीक है, और इस जीन को क्या बनाना है, इट हैज टू फॉर्म एंजाइम। ठीक है, जीन एक्सप्रेस करेगी बेटा, और जब जीन एक्सप्रेस करेगी तो क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। अब देखो आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी कि जीन के पास इंफॉर्मेशन है कि वो एंजाइम बनाएगी। ठीक है, नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एलील बोलते हैं। अब तुम्हें एज्यूम करना है दैट द नॉर्मल एलील इज गोइंग टू प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम। ठीक है, अगर कोई चेंज नहीं हुआ, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, तो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल एलील है, ठीक है, और वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर देगी। दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस। ठीक है, जो सबस्ट्रेट एस बनाने के लिए, सबस्ट्रेट एस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। तो देखो क्या कहती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहती है कि एक जीन है, जीन के पास फंक्शन है, किस चीज का फंक्शन है, फंक्शन टू फॉर्म एंजाइम। अब आपको पता है जीन हैज एलील्स दैट मे बी आइडेंटिकल और दैट मे बी नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, अगर ये एलील में कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, ऐसे एलील को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल एलील। अगर एलील में कोई म्यूटेशन नहीं हुआ और एलील बिल्कुल नॉर्मल है, तो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ नॉर्मल एंजाइम, दे विल प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम। और अगर नॉर्मल एंजाइम होगा तो नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होगी सबस्ट्रेट एस की। तो जो सबस्ट्रेट एस है, बिना किसी चेंज के, बिना किसी मॉडिफिकेशन में के वही प्रोडक्ट बना लेगा। मतलब अगर आपको ठीक ठाक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो आपकी एलील्स नॉर्मल होनी चाहिए, बिना म्यूटेशन होने वाली चाहिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी कहती है। अब देखो एनसीईआरटी कहती है थ्योरेटिकली अगर एलील मॉडिफाई हो गया,
ये कंडीशन तो हमने पढ़ी, नॉर्मल एलील नॉर्मल एंजाइम बनाएगी और नॉर्मल एंजाइम नॉर्मल प्रोडक्ट बनाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर एलील मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफाई क्यों होगा बेटा, एनसीईआरटी में अपनी कॉपी में लिखोगे, मॉडिफिकेशन एक वजह से होती है, दैट इज म्यूटेशन। अगर मॉडिफाई हो गया तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है, देखो कौन कौन सी। अब हो सकता है एंजाइम नॉर्मल या लेस एफिशिएंट बने। दूसरा कंडीशन है एंजाइम नॉन फंक्शनल बने, बनी तो बट किसी काम की नहीं रही, बिना काम के है एंजाइम, ठीक है। और तीसरा है बेटा, लो बेटा सोने पे सुहागा, कोई एंजाइम बने ही ना, ठीक है। तो हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, हम यहां पर पढ़ेंगे इफ, नया पेज लेती हूं, if allele gets modified, if allele gets modified, modification का रीजन अभी मैंने लिखा, 3 केस पॉसिबल, या आप कह सकते हो 3 कंडीशन कैन हैपन। नंबर 1 कंडीशन, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम इज फॉर्म्ड, लेस एफिशिएंट एंजाइम इज फॉर्म्ड। दूसरा क्या केस हमने पढ़ा, एंजाइम तो बन रही है बट बेचारी बेटा काम की नहीं है, नॉन फंक्शनल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम। तीसरा है लो बेटा कोई एंजाइम ही नहीं बना, नो एंजाइम एट ऑल, नो एंजाइम एट ऑल, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं म्यूटेशन हो गया और एलील में कोई फर्क आ गया, अगर एलील में फर्क आ रहा है बट एलील में फर्क आने के बावजूद एंजाइम बन जा रही है बेटा, भले वो थोड़ी लेस एफिशिएंट हो, या ये भी हो सकता है वो नॉर्मल एंजाइम बन रही है। बेटा अगर नॉर्मल एंजाइम बन रही है तो नॉर्मल एंजाइम प्रोडक्ट तो बना ही देगी ना, प्रोडक्ट बनाने का मतलब हमारा फिनोटाइप तो आ ही गया ना। और अगर फिनोटाइप आ गया है, जब कोई एक फिनोटाइप अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, दैट मीन्स उसका वाला एलील क्या है, डोमिनेंट है ना। तो इस केस में, इस वाले केस में जो एलील होगा या जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट। मतलब म्यूटेशन के बाद भी एलील मॉडिफाई हो गया बट फिनोटाइप पर कोई असर नहीं दिया, ठीक है, फिनोटाइप आया ही आया, दैट मीन्स वो एलील क्या थी, डोमिनेंट। और ऐसे को हमने और क्या बोला, वाइल्ड टाइप। दूसरे केस में क्या हो रहा है, क्योंकि दूसरे केस में क्या हो रहा है, क्योंकि एलील हो गई मॉडिफाई, और मॉडिफाई होने के बाद क्या हो रहा है बेटा, हमारी एंजाइम बन तो रही है बट वो किसी काम की नहीं है। अगर आपके शरीर में एंजाइम बने और वो एंजाइम कुछ कर ही ना पाए तो ऐसे एंजाइम बनने का फायदा क्या है। कुछ नहीं कर पाने का मतलब है बेटा ट्रेड्स ही नहीं दे रही है, कैरेक्टर ही नहीं प्रोड्यूस कर रही है, फिनोटाइप ही नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, फिनोटाइप गेट्स अफेक्टेड, फिनोटाइप गेट्स अफेक्टेड, ट्रेट आया ही नहीं, कैरेक्टर दिखा ही नहीं। सेम गोज इन थर्ड कंडीशन, यहां तो बेटा एंजाइम ही नहीं बना, और जब एंजाइम ही नहीं बना तुम प्रोडक्ट बनने की उम्मीद कर सकते हो, नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनना मतलब फिनोटाइप नहीं आना। इस केस में भी क्या हुआ, फिनोटाइप गेट्स अफेक्टेड, फिनोटाइप गेट्स अफेक्टेड। दैट मीन्स आप ये भी कह सकते हो दूसरी भाषा में कि यहां पर फिनोटाइप एक्सप्रेस हुई नहीं, ना इस कंडीशन में ना इस कंडीशन में। अगर फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं हो पाती है तो उसके वाले एलील को हम क्या बोलेंगे, रेसेसिव एलील। क्या बोलेंगे, रेसेसिव। तो कहने का ये मतलब है कि हम ये किसी ट्रेट को डोमिनेंट या किसी ट्रेट को रेसेसिव कब बोल पाते हैं, तभी बोल पाते हैं जब उसका फिनोट, मतलब ये कहना किस पर डिपेंडेंट है, फिनोटाइप के एक्सप्रेशन पर। अगर फिनोटाइप आ रहा है इवन आफ्टर द मॉडिफिकेशन, दैट मींस वो डोमिनेंट था या वाइल्ड टाइप था, ठीक है। अगर मॉडिफिकेशन के बाद ये वाला केस बने या ये वाला केस बने और फिनोटाइप नहीं आ रहा, सप्रेस हो जा रहा है, तब तुम उसको क्या बोलोगे, रेसेसिव बोलोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने बहुत टाइम से एक बच्चों को एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता ना, आपको कोई सब्जेक्ट, चाहे आप कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटी वाले हो, आर्ट्स वाले हो, साइंस वाले हो, आपको कुछ अगर, जैसे बच्चों की मेंटालिटी होती, शायद मैं भी उस टाइम पे बेटा ऐसे ही सोचती थी, हमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो उसमें बच्चों की कभी गलती नहीं होती। बच्चे तो सर्वश्रेष्ठ हैं, बच्चों की कभी गलती नहीं होती, गलती हमेशा
टीचर्स की होती है, नहीं तो कुछ बच्चे पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से देखो मैंने साइंस लिया था, मेरे साइंस में फेल हो रहा हूँ, अगर आर्ट्स लेते हैं तो मुझे आर्ट्स नहीं लेना था, मुझे साइंस लेना था। तो हम ब्लेम गेम खेलते हैं, समटाइम्स ऑन पेरेंट्स एंड समटाइम्स ऑन टीचर्स, मोस्ट प्रॉब्ली ऑन टीचर्स, बिकॉज टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर का नहीं समझ में आ रहा, तो सारा ब्लेम गेम तुम उसके मत्थे पर फोड़ देते हो। करते होंगे बहुत सारे, आप नहीं करते तो आपके कोई पड़ोसी करता होगा, दोस्त करता होगा, आपने सुना होगा। तो मान लो आपके स्कूल में कोई टीचर है, ठीक है, कोई भी एक टीचर, कोई टफ टीचर, मतलब टफ सब्जेक्ट का एक टीचर उठा लो, आपको नहीं समझ में आ रहा, एक बच्चे को नहीं आता ना, वो बच्चा पूरा कम्युनिकेबल डिजीज की तरह पूरे क्लास में फैला देता है, सब चिट्ठी लिखते हैं, है ना, ट्रेंड चल जाता है चिट्ठी लिखने का, साइन करवा लेते हैं, अगर दोस्त साइन नहीं करता ना उसकी नकली साइन मार लेते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वैसे स्कूल में चांसेस कम है, क्योंकि स्कूल में ले दे करके एक ही दो टीचर्स होते हैं, तो इतना सप्लीमेंट और चेंज नहीं हो सकता स्कूल में, बट एनीवेज जब बड़ा स्कूल होता है तो वहाँ पे मल्टीपल टीचर्स हो सकते हैं एक सब्जेक्ट के। तो आपकी टीचर ने क्या किया बेटा, आपकी टीचर ने आपको 3 ऑप्शंस दिए इसी तरीके से। आपने बोला, आपके प्रिंसिपल ने बोला ठीक है आपको इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा, हम आपकी टीचर को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। पहले बार में एक पॉसिबल कंडीशन ये है कि आपके क्लास में अब एक ऐसा टीचर जा रहा है जो नॉर्मल आपको पढ़ा रहा है या नॉर्मल से कम पढ़ा रहा है। अब तुमने सोचा यार अभी तो चेंज कराया था, अब दोबारा से प्रिंसिपल के पास जाएंगे तो प्रिंसिपल बोलेगी तुम्हें तो किसी टीचर का ही समझ में नहीं आता, तुम पढ़ते ही नहीं हो। तो तुम इस डर में, सारे बच्चे इस डर में खुद से पढ़ने लगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। भले टीचर इतनी अच्छी नहीं थी, लेस एफिशिएंट थी या नॉर्मल थी, जो भी आई आपके पास क्लास में टीचर या सर या मैम, लेकिन आपने खुद से मेहनत की, और खुद से मेहनत करने की वजह से आपका फिनोटाइप किसी हालत में खराब नहीं हुआ। फिनोटाइप मतलब मार्क्स खराब नहीं हुए ना, ठीक है, फिनोटाइप डिस्टर्ब नहीं हुआ, दैट मीन्स वो वाला क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। दूसरा केस अगर मैं लूं, आपके क्लास में बेटा टीचर तो गया, टीचर टाइम पास करके आ जाए, टीचर पढ़ाई ना, ठीक है, आपको शुरुआत में तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हम तो पढ़ने आए हैं, ठीक है। टीचर तो आया बट वो टीचर बिल्कुल कैसा था बेटा, नॉन फंक्शनल, ठीक है। तो आपका फिनोटाइप मार्क्स डब्बा गोल। तीसरा केस ये हो सकता है कि स्कूल में एक ही वो टीचर है और आपको उन्हीं से पढ़ना था, बट आपने क्या किया, उनके खिलाफ तो मोर्चा जारी कर दिया। अब ये हो सकता है कि आपके क्लास में कोई टीचर जाए ही ना, क्योंकि है ही नहीं, नो टीचर एट ऑल। अगेन व्हाट विल हैपन, योर फिनोटाइप गेट्स अफेक्टेड, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, जस्ट आपको केस समझाने के लिए दिया है कि 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है एंजाइम बने ठीक ठाक काम करने वाली, एंजाइम बन रही है बट काम नहीं कर सकती, नॉन फंक्शनल, या एंजाइम बने ही ना, ठीक है। तो ये 3 केस आती है, इसके हिसाब से हम एक किसी को डोमिनेंट या किसी को रेसेसिव कहते हैं। अब एनसीईआरटी का एक और पैराग्राफ है, आपको समझाती हूँ, ये देखो। अब यहाँ पर पूरा अच्छे से और एक्सप्लेन किया है जो मैंने बताया है। इन फर्स्ट केस जो मॉडिफाइड एलील है वो इक्विवेलेंट है टू द अनमॉडिफाइड एलील। क्यों? क्योंकि पहले केस में म्यूटेशन होने के बावजूद फिनोटाइप पे तो कोई फर्क नहीं आया, फिनोटाइप तो उसने वैसा ही दे दिया अगर म्यूटेशन ना आई हुई होती। मतलब जो पहले केस में बेटा यहां पर रिजल्ट आया ना कि फिनोटाइप एक्सप्रेस हुआ है, फिनोटाइप एक्सप्रेस हुआ है, ये तब होता था जब कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता था। That is why NCERT is saying कि पहले केस में modified allele का result is equivalent to the unmodified allele. That is, it is going to produce the same phenotype या trait, that is result in the transformation of substrate S. Such equivalent allele pairs are very common, but if the allele produces a non-functional enzyme या कोई enzyme बने ही ना, तो phenotype क्या हो जाएगा, affected हो जाएगा, ठीक है। द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। जो अनमॉडिफाइड एलील होता है बेटा, विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप, इज द डोमिनेंट एलील। क्योंकि पहले ही केस में सेम फिनोटाइप आ रहा है, इसीलिए उसी कंडीशन को डोमिनेंट एलील वाला कंडीशन कहा गया है। एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रेसेसिव एलील। Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because of no enzyme is produced. अगर कहीं पर आपको recessive trait दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे की 2 ही वजह है, उसके लिए कोई एंजाइम बनी नहीं रही है, या तो उसकी एंजाइम बन रही है बट वो काम नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? सो ये एनसीईआरटी हमारा कहने को बताती है कि डोमिनेंट और रेसेसिव कहने का बेसिस क्या है,
ठीक है, बेसिस है एंजाइम का ठीक ठाक बनना। अगर एंजाइम ठीक ठाक बन रही होगी, ठीक ठाक फिनोटाइप आएगा। अगर एंजाइम नहीं बनेगी या बन रही है, काम नहीं कर रही है, तो फिनोटाइप नहीं आएगा, उस केस में वो रेसेसिव हो जाती। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो हम एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है कोडोमिनेंस। बट कोडोमिनेंस को समझाने के लिए और उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए हम उससे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज मल्टीपल एलिज्म का। किसका? मल्टीपल एलिज्म का। अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को याद है तो मल्टीपल एलिज्म मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इंट्रोडक्टरी सेक्शन में। हमने बोला था बेटा एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, या हम कह सकते हैं वन जीन हैज पेयर ऑफ एलील्स। ठीक है, आप कहते हो हर जीन के पास इंफॉर्मेशन है किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने की। अब हर कैरेक्टर के वी से 2 ट्रेट्स होते हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रेसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट is controlled by, this is controlled by dominant allele, and recessive one is controlled by recessive allele। तो आप खुद देखो, एक जीन के जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, कर रहा है बेटा, उसके पास कितने एलील्स हैं? 1 2 एलील्स, या हम कह सकते हैं पेयर ऑफ एलील्स। ये नेचुरल है, ये यूजुअल है। बट व्हाट हैपेंस इन दिस केस? इन दिस केस वन जीन, इन दिस केस बेटा वन जीन हैज मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स का मतलब 2 से ज्यादा एलील्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग, सबने सुना होगा इसके बारे में बेटा। आप सबको ब्लड ग्रुप्स के बारे में पता है, कुछ आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, और ये बहुत कॉमन चीज है। आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होगा, ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है, किसी का ए बी हो सकता है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। सुना है ना? तो उसी का एग्जाम्पल लेकर के एनसीईआरटी हमें पढ़ाती है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल कोडोमिनेंस पढ़ने के लिए भी और मल्टीपल एलिज्म पढ़ने के लिए भी। हाउ कम मैम? तो आओ समझते हैं। अब ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग जैसा हमने पढ़ा था बेटा, कुछ भी हो जीन आ जाता है उसमें, घुस जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग को भी कंट्रोल करने के लिए एक जीन होती है बेटा हमारे पास, उस जीन का नाम है आई जीन। क्या नाम है बेटा? आई जीन। एज यू ऑल नो बेटा, हर जीन के हम कहते हैं 2 एलील्स है, बट ये स्पेशल जीन है, दिस इज अ वेरी स्पेशल जीन। इसके 2 नहीं, इसके 3 एलील्स हैं। ठीक है, दिस जीन हैज 3 एलील्स। क्योंकि 2 से ज्यादा हो गए, इसीलिए किसका एग्जाम्पल बन गया बेटा? मल्टीपल एलिज्म का। ठीक है, 3 एलील्स कौन कौन से हैं बेटा? एक है आई ए, आई जीन हो गया, ए उसका एलील, लिखते ऐसे हैं। दूसरा हो गया बेटा आई बी, आई जीन है, बी उसका एलील है, लेकिन लिखते ऐसे हैं। और तीसरा हो गया बेटा आई ओ, आई ओ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या आप इसको सिर्फ स्मॉल आई से भी लिख सकते हो। स्मॉल से समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये रेसेसिव एलील है, रेसेसिव एलील है। ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं? डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील है। अब मेरा आपसे एक ठो सवाल है। ठीक है, सवाल ये है, ये देखो, हमने कहा यहां पर 3 एलील्स हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको बोला था बेटा, एक जीन के 2 एलील्स होते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझाती हूं, बेटर हो जाएगा आपके लिए। यहां पर प्लांट कैरेक्टर एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेम की हाइट। ठीक है, मतलब स्टेम हाइट को कंट्रोल करने के लिए एक जीन है। ठीक है, ये जीन स्टेम हाइट को कंट्रोल कर रहा है। अब आपको पता है जीन के पास 2 ट्रेट्स होते हैं, एक ट्रेट है टॉल और एक है डॉर्फ। टॉल के लिए जो एलील है वो कैपिटल टी है, स्मॉल के लिए जो एलील है वो स्मॉल टी है। ठीक है, मान लो ये क्रोमोसोम है, आपको पता है बेटा प्लांट डिप्लॉयड है, दैट मीन्स इस जीन की जो स्टेम हाइट को कंट्रोल कर रही है, इस जीन के कितने लोकस हैं?
हर एक जीन के दो लोकस हो सकते हैं बेटा, ठीक है, एक लोकस ये, दूसरा लोकस ये, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम 1 है, दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम 1। तो डिप्लॉयड में बेटा हर एक जीन के दो लोकस हैं, कोई और जीन होगा तो उसके भी दो लोकस पॉसिबल हैं, कोई तीसरा जीन होगा उसके भी दो ही लोकस पॉसिबल हैं, ठीक है, एक जीन का दो ही लोकस है। और मजे की बात, अच्छी बात है ना, क्योंकि हमारे पास दो एलील, लड़ाई भी नहीं होगी, ठीक है, दोनों एलील्स को हम एकोमोडेट कर सकते हैं, चाहे कैपिटल टी को एकोमोडेट करो चाहे स्मॉल टी को एकोमोडेट करो, आ दोनों जाएंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, एक जीन के तो तीन एलील हैं, अब क्या तीनों एलील की जगह है हमारे पास? जैसे हम अपनी बात करें, वी आर व्हाट, वी आर ह्यूमंस एज एवरीवन नो, एंड वी आर अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, है ना, हम है बेटा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन कैसा है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सेट्स में मौजूद है, जैसे क्रोमोसोम 1 मैंने यहाँ सेट में मौजूद किया है, ठीक है, मैं बस क्रोमोसोम का एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा, रट के मत जाना, क्रोमोसोम 1 मैं हटा देती हूँ, ठीक है, यहां पर मैंने एक डिप्लॉयड कंडीशन दिखाई है, टू एंड कंडीशन, बस ऐसे समझो। अब हमारे पास जो आई जीन होता है बेटा, एक जीन है आई जीन, तो आई जीन के भी कितने लोकस होंगे? आई जीन के भी बेटा दो ही तो लोकस पॉसिबल हैं, यहां पर होगा आई जीन और यहां पर होगा आई जीन, दो ही लोकस हो सकते हैं। वाई? बिकॉज हमारे पास एक क्रोमोसोम के दो ही सेट्स हैं, तो एक जीन के दो ही लोकस पॉसिबल है, और कहीं रख सकते आप खुद देखो, नहीं रख सकते, ठीक है। अब या तो यहां पर ये ए एलील रख सकता है, ठीक है, या तो यहां पर बी हो सकता है, या तो यहां पर ओ हो सकता है, मैं या कह रही हूं, दैट मीन्स तीनों एक साथ यहां पर नहीं हो सकते। सेम यहां पर भी है, या तो यहां पर ए होगा, या तो बी होगा, या तो ओ होगा, तीनों एक साथ नहीं हो सकते। दैट मीन्स अगर मैं इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बोलूं तो देखो क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है। एक हो सकता है आई ए, ये दोनों रह ले, मतलब ए वाला एलील दोनों पर हो, दोनों लोकस पर। दूसरा क्या पॉसिबल हो सकता है कि यहां पर ए हो, इसके साथ ओ वाला हो। और क्या कंडीशन हो सकती है बेटा, देखो मैं सारी कंडीशन लिख सकती हूं, यहां पर बी हो, इसका जोड़ेदार भी क्या हो, बी हो, ठीक है। और क्या कंडीशन बन सकती है, इस वाले लोकस पर बी वाला एलील हो और इसके होमोलोगस वाले लोकस पर क्या हो, ओ वाला हो। और क्या कंडीशन पॉसिबल है, देखो और क्या कंडीशन पॉसिबल है, आई एक पर ए हो एलील, दूसरे पर बी एलील हो। और क्या पॉसिबल है बेटा, इधर ओ हो, इधर भी ओ वाला एलील हो। कहने का मतलब ये क्या है कि एक क्रोमोसोम में क्योंकि आई जीन के दो ही लोकस मौजूद हैं, लोकस 1 लोकस 2, यहां पे भी दो ही लोकस मौजूद है, यहां पर भी दो ही लोकस मौजूद है, यहां पर भी दो लोकस, यहां पर भी दो लोकस, क्योंकि हर एक जीन का दो ही लोकस होता है। तो एक जीन के पास बेटा कितने भी एलील हों, उन सारे एलील्स में से वो दो ही एलील को एकोमोडेट कर सकता है। देखो यहां पर तीन एलील्स थे, ए था, बी था, ओ था, बट यहां पर देखो इस कंडीशन में तुमने दो ही एलील्स को एक साथ रख पाए, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो। आप में से बेटा कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल नहीं होगा जिसके पास ए वाला एलील भी है, बी वाला एलील भी है और ओ वाला एलील भी है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आ ही नहीं सकता, एक जीन के दो ही घर हैं, उन दो घर में वो दो एलील्स को ही एकोमोडेट कर सकता है, तीसरे को नहीं कर सकता। देखो मैंने सारी कंडीशन आपके लिए लिख ली है, 6 कंडीशन पॉसिबल है, और 6 के 6 कंडीशन में आप दो ही एलील एट अ टाइम देख पा रहे हो। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वन जीन हैज ओनली 2 लोकस। तो अगर आपसे कोई पूछे मल्टीपल एलिलिज्म किसी एक इंडिविजुअल में दिख सकता है? नहीं, हम एक इंडिविजुअल हैं, बट क्या हमारे में मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट दिख सकता है? नहीं दिख सकता। व्हाई? इसलिए नहीं दिख सकता बेटा क्योंकि हम एक डिप्लॉयड हैं, और डिप्लॉयड में हर एक जीन का सिर्फ दो ही लोकस है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी तो आपको दिखाई देगा दिस एग्जिस्ट इन पॉपुलेशन, नॉट इन इंडिविजुअल।
नॉट इन इंडिविजुअल। क्लियर हो गया? किसी इंडिविजुअल में नहीं दिखेगा, सॉरी दिखेगा, और पॉपुलेशन, जैसे मान लो तुम एक स्कूल है, स्कूल में एक क्लास है बेटा, और उस क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 50 बच्चों में किसी के पास ए होगा, किसी का ओ होगा, किसी के पास बी होगा, ठीक है, किसी के पास दोनों ए वाले एलील्स होंगे, जैसा इस कंडीशन में देखो दोनों एलील्स ए वाले थे, इसमें दोनों किसी के पास हो सकता है बी वाले हो, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे, एक से ज्यादा इंसानों में, इंडिविजुअल्स में आप देखोगे, तो आपको ये कंसेप्ट दिखाई दे सकता है, ये फिनोमेना दिखाई दे सकता है, बट नॉट इन अ सेम इंडिविजुअल, ठीक है। उसका रीजन बता दिया, उसका रीजन ये होता है बिकॉज in diploid organism each gene has only 2 locus, therefore can accommodate only 2 alleles। क्लियर हो गया? अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब आओ देखो कितने टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं। तो यू नो आपके पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। तो आपने 11th जूलॉजी में पढ़ा भी होगा कि ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड करते होंगे। दे डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एंटीजन एंड टाइप्स ऑफ शुगर present on the आरबीसी सरफेस। आरबीसी की मेम्ब्रेन में जिस प्रकार का एंटीजन होता है और जिस प्रकार का शुगर होता है, उस प्रकार का ब्लड ग्रुप आता है। अब ये कैसे, ये देखो हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप पॉसिबल है बेटा। एक ए ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, एक बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, एक ए बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, और एक ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। जनरली यही पॉसिबल है, ठीक है। तो अब देखो मान लो ये तुम्हारा आरबीसी है, दिस इज आरबीसी, दिस इज आरबीसी, 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 ठीक है। ये सारा मैंने क्या बताया बेटा, आरबीसी बना है। वैसे आरबीसी बाइकनकेव होता है, सबको पता है, तो यहां पर हमारा शेप से मतलब नहीं है बेटा, मेरे को आपको ब्लड ग्रुप समझाना है। अगर इस आरबीसी के मेम्ब्रेन पर ए एंटीजन होगा, ठीक है, और ए टाइप शुगर होता है बेटा, शुगर आपके सिलेबस में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो मैं आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको शुगर नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बस आप समझना इसके पास अपना ए टाइप ऑफ शुगर होता है, ठीक है। तो जिस आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी के मेम्ब्रेन पर ए एंटीजन होता है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाता है, ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर आरबीसी के मेम्ब्रेन पर बी एंटीजन होगा, ठीक है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाता है, बी ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी के सरफेस पर ए वाला एंटीजन भी है और बी वाला एंटीजन भी है, ए और बी दोनों है, तो क्या बन जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप। और अगर आरबीसी के पास ना ए वाला एंटीजन है ना बी वाला एंटीजन है, नो ए एंड बी एंटीजन, तब कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाता है बेटा, तब बन जाता है हमारा ओ ब्लड ग्रुप। तो ये 4 ब्लड ग्रुप के टाइप पॉसिबल हैं इंसानों में, ठीक है। इसके लिए देखो मैं आपको एक टेबल, ये देखो ये रहा टेबल। सो हाउ मेनी ब्लड ग्रुप वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। इन ब्लड ग्रुप को हम जेनेटिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे, फिनोटाइप्स। दीज आर व्हाट, दीज आर फिनोटाइप्स। तो अगर आपसे पूछे ब्लड ग्रुप के लिए कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं, तो 4 फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं, और वो फिनोटाइप्स किस फॉर्म में है, ब्लड ग्रुप के फॉर्म में है। अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा बेटा कि ए के पास कौन सा एंटीजन होता है, ए, बी के पास बी, ए बी के पास दोनों, और ओ के पास कोई भी, मतलब कोई इन द सेंस ए और बी में से कोई एंटीजन नहीं। एंटीबॉडीज यहां पर कौन सी होती है, बी, यहां पर कौन सी होती है, ए, यहां पर कोई एंटीबॉडीज नहीं, यहां पर दोनों होती हैं। और आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा, क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, ये सबसे खून ले सकता है, सबका खून चूस सकता है, सबसे खून ले सकता है। दैट इज वाई इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं।
और O बेचारा एंटीबॉडीज दोनों रखता है, तो ये सबको खून नहीं दे सकता, सॉरी सबसे खून नहीं ले सकता, लेकिन सबको खून दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है ए और बी में से। तो क्योंकि सबको डोनेट कर सकता है, इसको यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। अच्छा, मैं आपको ब्लड ग्रुप का सिर्फ जेनेटिक्स वाला पार्ट समझा रही हूँ बेटा। जीन्स कोई पूछता है मैम नेगेटिव पॉजिटिव, बेटा वो जेनेटिक्स में हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। हम आपको सिर्फ एक ब्लड ग्रुपिंग में जीन्स किस तरीके से इन्वॉल्व है, एलील्स किस तरीके से इन्वॉल्व है, वो समझा रहे हैं। बाकी सब आप जूलॉजी वाले पोर्शन में पढ़े होगे या डॉक्टर बन जाओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। अब जीनोटाइप, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप कौन से जीनोटाइप से आएगा? IA, ठीक है। या कब आ सकता है? IA, क्योंकि ओ बेटा रेसेसिव है, तो ए डोमिनेंट होता है, तो डोमिनेंट के प्रेजेंस में कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये प्योर होमोजाइगस कंडीशन है, ये इम्प्योर होमोजाइगस कंडीशन है फॉर ब्लड ग्रुप ए। बी ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा पॉसिबल होगा बेटा? IB, ये प्योर कंडीशन हो गई, और IB, ये इम्प्योर कंडीशन हो गई। AB ब्लड ग्रुप के लिए तो बेटा एक ही पॉसिबल है, IA, और O के लिए भी एक ही पॉसिबल है, क्योंकि O रेसेसिव है, और रेसेसिव तभी एक्सप्रेस कर पाते हैं जब वो किस फॉर्म में हो बेटा? होमोजाइगस प्योर कंडीशन। देखो प्योर है ना, इधर भी O वाला एलील और इधर भी O वाला एलील। क्लियर हुआ? यस यस क्लियर हुआ, ठीक है। क्योंकि मैं आज आपको मल्टीपल एलिज्म समझाऊंगी, तभी हम नेक्स्ट क्लास में कोडोमिनेंस अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप मल्टीपल एलिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे बेटा, तो कोडोमिनेंस वाला कैसे समझोगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको मल्टीपल एलिज्म वाला कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, नेक्स्ट टर्न पर जब हम मिलेंगे ना, तब हम आपको कोडोमिनेंस पढ़ाएंगे। ओके, तो आप क्या देख रहे हो कि एक ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 5 6। और कितने फिनोटाइप पॉसिबल हैं? 1 2 3 4। तो आप देखो, मैडम ने आपको यहाँ सारे जीनोटाइप दिखा दिए। दिस इज जीनोटाइप 1, ये प्योर है, दिस इज प्योर कंडीशन फॉर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? अगर किसी के पास, मान लो मेरे पास ऐसा है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा बेटा? ए। ये भी ए ब्लड ग्रुप देगा, बट ये कंडीशन कैसी है? इम्प्योर हेट्रोजाइगस। अगर किसी इंडिविजुअल के पास जेनेटिक मेकअप ऐसा है, ब्लड ग्रुप क्या आएगा? बी, और इस जीनोटाइप प्रेजेंटेशन कैसा है बेटा? प्योर। यहां पर भी क्योंकि बी डोमिनेंट है और रेसेसिव है, तो ब्लड ग्रुप बी आएगा, बट कंडीशन कैसी है? इम्प्योर, ठीक है। ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, और दो दो डोमिनेंट है, तो क्या होगा? दोनों एक्सप्रेस कर जाएंगे, तो ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ये तो ऑब्वियसली इम्प्योर है। ये कैसा? ये भी रेसेसिव, ये भी रेसेसिव, तो क्या आएगा? ओ ब्लड ग्रुप। और ओ ब्लड ग्रुप में क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएगा, क्योंकि वो रेसेसिव है, क्योंकि वो रेसेसिव है। ओके, तो एक हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, और उस क्वेश्चन को करने के बाद इस सेशन को एंड करेंगे। अदरवाइज दिस विल बी अ वेरी लॉन्ग लेक्चर, बट आई डोंट वांट टू गिव यू अ वेरी लॉन्ग लेक्चर। और अगले क्लास में ये पढ़ करके आओगे तो मैं MCQs क्वेश्चन आपको कराऊंगी, एनसीईआरटी की रीडिंग्स भी लगवानी है, पर आप खुद से भी लगा के आओगे, और कोडोमिनेंस का जो एक्सेप्शन है वो भी पढ़ाएंगे, एंड देन विल प्रोसीड विद द सेकंड टाइप ऑफ द क्रॉस विच इज आवर सिलेबस, दैट इज हाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो पहले आपको एक क्वेश्चन कराते हैं जो PYQ में आया हुआ है बोर्ड्स में ऑल इंडिया लेवल पर, और वो क्वेश्चन है क्या? एक वुमेन का ब्लड ग्रुप O था, तो ब्लड ग्रुप O का बेटा एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, IO, और कोई पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि वो रेसेसिव है, और रेसेसिव सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाती है। एक लड़के का ब्लड ग्रुप AB थी, इन दोनों को आपस में हो गया बेटा प्यार, और AB ब्लड ग्रुप B ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब क्या करेंगे? शादी होने के बाद दे विल प्रोड्यूस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, है ना? नो, ठीक है, देयर शुड बी अ कंट्रोल्ड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। एनीवेज, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन। शो द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रोजेनी। जो भी बच्चे आएंगे बेटा, उन बच्चों के आपको ब्लड ग्रुप्स बताने हैं। तो चलो बताते हैं, क्योंकि यहाँ प्योर है, ये लड़की प्योर फॉर्म में ओ ब्लड ग्रुप रखी हुई है ना, तो इसके पास एक ही टाइप ऑफ गैमीट बनेगा IO, यहां से आ गया IO। ये यहां से दो टाइप ऑफ गैमीट आएगा बेटा, एक IA और एक IB। अगर पनेट स्क्वायर बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही कर सकते हो। तो गैमीट, ये ओवा, ये दो प्रकार के स्पर्म, ओवा का स्पर्म से फ्यूजन करा दो, ये ओवा है बेटा, ये स्पर्म है।
तो ओवा का स्पर्म से फ्यूजन करा दो गैमीट बनाने के, जाइगोट बनाने के लिए। यहाँ से आएगा IOIA, IOIB, कैसे भी लिख सकते हो बेटा। तो यहाँ पर ओ तो बेचारा छिप जाएगा, डोमिनेंट साथ में मौजूद है, ओ यहाँ पे छिप जाएगा, डोमिनेंट साथ में मौजूद है। तो दो पॉसिबल ग्रुप है बेटा, एक ए ब्लड ग्रुप आएगा और एक बी ब्लड ग्रुप आएगा। तो ए ब्लड ग्रुप आएगा और बी ब्लड ग्रुप आएगा। और दूसरा क्या पूछा हुआ है, लिस्ट द एलील्स इन्वॉल्वड इन दिस इनहेरिटेंस। तो कौन कौन से एक एलील है बेटा, IO एलील है, IA एलील है और IBL। 3 टाइप्स ऑफ एलील्स कैन एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने इसमें ऐसे क्वेश्चंस PYQ ऑल इंडिया लेवल पे भी किए हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज जेनेटिक्स से बेटा प्रैक्टिस जितना करोगे उतना कंसेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। एंड यस, यहाँ तक पढ़ के आना क्योंकि कंटिन्यूएशन है पूरा। अगर ये मल्टीपलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आपको कोडोमिनेंस समझ में नहीं आएगा। कोडोमिनेंस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं, मल्टीपलिज्म पे हमें क्वेश्चंस करने हैं, और सब धरा का धरा रह जाएगा। तो आई डोंट वांट कि मेरे बच्चों का कोई नुकसान हो। तो मेरे बच्चों को बेटा यहाँ तक रिवाइज करके आना है, और इस पर बेस्ड MCQs भी हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।